Hello all MBBSC aspirants. Today we are going to take topic about important amendments. आज जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो हम यहाँ पर भारत के प्रमुख संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान संशोधन, भारत के प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि संशोधन असल में होते क्या हैं, क्या उसके प्रावधान हैं और क्या प्रक्रिया से जो है संविधान संशोधन किया जाता है, संविधान संशोधन के क्या प्रकार होते हैं और यहाँ पर संविधान संशोधन का क्या महत्व है, और आखिरी में हम जानेंगे कि इसकी आलोचनात्मक दृष्टि क्या है संविधान संशोधन की प्रक्रिया की। तो यहाँ पर आपको आज देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स और अमेंडमेंट्स के बारे में जानने में। यहाँ पर जो लास्ट में हम हमारे लेक्चर में कवर कर चुके हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे तक हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, जो आपको इस YouTube चैनल पे देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये सारे नोट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ द अमेंडमेंट। जो संविधान संशोधन है उसका असल में अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा या तो हम संविधान में कोई चीज को जोड़ रहे हैं, या उसमें कोई चीज बदल रहे हैं, या उसमें कोई चीज हटा रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, हम बदलाव कर रहे हैं हमारे संविधान में, तो यही सारी चीजें संविधान संशोधन कहलाती हैं। ये बताती हैं संविधान जो है एक प्रकार का लिविंग डॉक्यूमेंट है जो जरूरत के हिसाब से बदल रहा है, बदलता है। यहाँ पर अडॉप्टिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर मेंशन्ड है, और यहाँ पर हमने हमारे जो मौलिक प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखा है, जो आपको केशवानंद भारती का केस 1973 का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ओवरऑल बात ये कही गई है कि जो संविधान है वो समय के हिसाब से बदलता है संशोधन के थ्रू। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो आईटी एक्ट जब आया 2000 में, तो यहाँ पर जब संविधान बना था 1947 में, तब जो है इंटरनेट नहीं हुआ करता था, और यहाँ पर आज की डेट में इंटरनेट हमारे जो है आईटी एक्ट के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है, जो ये बताता है कि आज की डेट जो है, आज की डेट में इंटरनेट की ज़रूरत के कारण हमको आईटी एक्ट लेके आना पड़ा, जो बताता है कि किस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, और न्यू चीज़ों की ज़रूरत हमको पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें पहले संविधान में मेंशन नहीं थी, आज की डेट में इनको जोड़ दिया गया। आगे बढ़ेंगे, इसके जो प्रोविजंस हैं अमेंडमेंट के, वो आर्टिकल 368 में आपको देखने को मिलता है। पार्ट 20 में अमेंडमेंट का पूरा प्रोसीजर इसमें मेंशन्ड है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो प्रोसीजर की बात करेंगे। यहाँ पर जो बिल है वो या तो लोकसभा में पेश होगा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, और यहाँ पर जो बिल का इंट्रोडक्शन है वो यही बात यहाँ पर कही है, बिल के फॉर्म में या तो लोकसभा में पेश होगा या राज्यसभा में पेश होगा। उसके बाद यहाँ पर डिबेट होगी दोनों ही हाउसेज में। ये देखना होगा कि ये कौन सी मेजॉरिटी से पास होगा। कुछ प्रोविजंस हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी की तरफ लेके जाते हैं, कुछ सिंपल मेजॉरिटी की तरफ, जिसको हम आगे कवर करेंगे पार्ट 2 अमेंडमेंट प्रोसीजर में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिंपल मेजॉरिटी। तो जो सिंपल मेजॉरिटी से पास होने वाले जो बिल हैं उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसका एग्जाम्पल है। ये सिंपल मेजॉरिटी से चेंज किया जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी यहाँ पर जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोटिंग हो रही है, तो उसी को यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी कहा है। ज़्यादा वोट जिसको मतलब पड़ जाएंगे तो बिल पास हो जाएगा, ये बात यहाँ पर मेंशन्ड है सिंपल मेजॉरिटी के फॉर्म में। और यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उनको अमेंडमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा अंडर आर्टिकल 368, मतलब उनको जो है आर्टिकल 368 के अंदर नहीं रखा जाएगा। जो स्पेशल मेजॉरिटी वाले हैं और स्पेशल मेजॉरिटी रेटिफाइड विद 50% ऑफ द स्टेट, ये वाली जो बातें हैं ये दोनों ये आर्टिकल 368 के अंदर आती हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉल अंडर आर्टिकल 368। जो स्पेशल मेजॉरिटी है, यहाँ पर आपको 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स आपको देखने को मिलेगी प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसी चीज को यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी कहा। इसके कुछ मतलब ये इन चीजों में अप्लाई होता है। यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर को अगर चेंज करना है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। प्रेसिडेंशियल पावर्स को चेंज करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पर लगती है, जिसको हम 2/3 मेजॉरिटी बोलते हैं।
स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट रेटिफिकेशन, यहाँ बात करेंगे हम हाफ ऑफ द स्टेट या 50% ऑफ द स्टेट की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फेडरल स्ट्रक्चर को अगर चेंज कर रहे हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेशन को अगर चेंज कर रहे हैं, पावर ऑफ द स्टेट्स को अगर चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट रेटिफिकेशन, यहाँ पर जो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से इस बिल को पास करना होगा। तो ये वाला जो है स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है जो हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने जो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट पढ़े वो 3 टाइप के अमेंडमेंट पढ़े। पहला जो अमेंडमेंट हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा सिंपल मेजॉरिटी, जिसमें आपको देखने को मिलता है सिर्फ नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को चेंज किया जा सकता है। और भी कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, हमने एक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। यहाँ पर जो टाइप 2 है स्पेशल मेजॉरिटी, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2/3 मेजॉरिटी जो स्पेशल मेजॉरिटी के फॉर्म में देखने को मिलती है। टोटल मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये 2/3 मेजॉरिटी के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। स्पेशल मेजॉरिटी विथ स्टेट रेटिफिकेशन में हम यहाँ पर देखेंगे तो स्पेशल मेजॉरिटी जो हमने बात करी 2/3 मेजॉरिटी एंड रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब आधे से ज़्यादा स्टेट सिंपल मेजॉरिटी से इस बिल को पास करेंगे तो यहाँ पर ये बिल पास हो जाएगा। इसके अंदर हम यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर को इस तरीके से इस अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कर सकते हैं, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हम इस अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कर सकते हैं, एंड पावर ऑफ द स्टेट को कम ज़्यादा किया जा सकता है। स्पेशल मेजॉरिटी विथ स्टेट रेटिफिकेशन, यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ये आपको देखने को मिलेगी कि हम यहाँ पर हमारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर बताता है, यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर बताता है, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा था कि इनको संशोधन से नहीं बदला जा सकता। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनको हम यहाँ पर संशोधन नहीं कर सकते, पार्लियामेंट उनको यहाँ पर संशोधन नहीं कर सकती, उनमें अमेंड नहीं कर सकती। यहाँ पर फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल असेंट होती है बिल पास होने के बाद, तो ये एक्ट के फॉर्म में बन जाता है, ये एक्ट बन जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये जो आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये यहाँ पर अमेंडमेंट की प्रक्रिया को बताता है, जो कि स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी विथ स्टेट रेटिफिकेशन को यहाँ पर पूरे प्रोविजन के फॉर्म में आर्टिकल 368 पार्ट 20 में मेंशन किया है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर पूरा प्रोसीजर है कि बिल जो है या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा या राज्यसभा में, फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन होगा, या तो 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग कर देंगे, या तो फिर 2/3 मेजॉरिटी में वोटिंग होगी। और अगर यहाँ पर काउंटिंग ऑफ वोट अगर बराबर हो जाते हैं तो जो स्पीकर है, जिनको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करेंगे, वो अपनी वोटिंग यहाँ पर यूज़ करते हैं जिसको कास्ट वोट कहा जाता है। और फिर उसके बाद ये बिल पास हो जाएगा और फिर प्रेसिडेंट इस पे असेंट दे देंगे। तो यहाँ पर जो बिल है वो आपको एक्ट देखने को मिलेगा बिल प्रेसिडेंट के असेंट के बाद। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम अब बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में। जो हमारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, हमारे सिलेबस में यही चीज़ मेंशन्ड है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो 1951 में हुआ था। ये एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड बैकवर्ड क्लास के लिए ये हुआ था, स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे। सेकेंड अमेंडमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन है, एक मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 7.5 लाख पीपल्स को, ये उस समय पे अमेंड करके जोड़ा गया था। सेवेंथ अमेंडमेंट की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉमन हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा, 2 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो हमारे पार्ट ए बी सी डी हुआ करते थे उनको हटाकर यहाँ पर 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर 9th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं हम। ये 1960 में हुआ था और यहाँ पर बेरोबरी यूनियन जो वेस्ट बंगाल का पार्ट था वो पाकिस्तान को दे दिया गया। आगे बढ़ेंगे 10th अमेंडमेंट की बात करेंगे। 10th अमेंडमेंट हुआ था 1961 में।
और यहाँ पर दादर एंड नागर हवेली को हमने केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी बना दिया। 12वें अमेंडमेंट की बात करेंगे जो 1962 में हुआ, गोवा, दमन एंड दीव को जो है भारत में जोड़ लिया गया एज अ यूनियन टेरिटरी। 13th अमेंडमेंट की बात करेंगे जो 1962 में हुआ था, नागालैंड को यहाँ पर स्पेशल स्टेटस दिया अंडर आर्टिकल 371। और 14th अमेंडमेंट की बात करेंगे तो पौंडीचेरी को जो है भारत में जोड़ लिया गया और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी की यहाँ पर लेजिस्लेचर बना दी गई। 19th अमेंडमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को हटा के जो पावर इलेक्शन डिस्प्यूट्स को, इलेक्शन पेटिशन को हेयर करने की है, सुनने की है, वो हाई कोर्ट को दे दी गई। और यहाँ पर 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 सिंधी भाषा को जोड़ के 8वें शेड्यूल में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 24th अमेंडमेंट की। तो जो 24th अमेंडमेंट है वो यहाँ पर ये बताता है, 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, यहाँ पर प्रेसिडेंट को असेंट देना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, ये कंपलसरी कर दिया गया। 25वें अमेंडमेंट की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ पर कर्टेल कर दिया गया, यहाँ पर सीमित कर दिया गया। 26वें अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे 1971 की, तो यहाँ पर प्राइवेट पर्स और फॉर्मर रूलर्स को, यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स की जो फॉर्मर रूलर्स हैं उनके प्राइवेट पर्स को यहाँ पर खत्म कर दिया गया 1971 में। ये वाला जो ईयर है 1971, ये हमारे प्रीलिम्स के पेपर में पूछा जा चुका है। 31st अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर लोकसभा की जो सीट्स हैं उनको 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 35वें अमेंडमेंट की बात करेंगे जो कि 1974 में हुआ था, यहाँ पर सिक्किम को भारत में जोड़ा गया और यहाँ पर एसोसिएट स्टेट के फॉर्म में सिक्किम को भारत में जोड़ दिया गया। फिर 36वें अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, यहाँ पर 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 में सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दिया गया, यहाँ पर पूर्ण राज्य जो है सिक्किम को बना दिया गया। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, अब हम आगे बढ़ के नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 40th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और मैरीटाइम जोन्स के टाइम टू टाइम इनको स्पेसिफाई करें, इनकी लिमिट्स को चेंज कर सकती हैं। यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर कहा जाता है। और यहाँ पर हमने 3 वर्डों को यहाँ पर प्रीएम्बल में जोड़ा था, जो शब्द हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, जिनको हमने प्रीएम्बल में जोड़ा। और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया पार्ट 4A में, यहाँ पर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को यहाँ पर DPSP में भी बदलाव किए गए और 3 नए DPSP को यहाँ पर जोड़ा गया, जो कि आपको देखने को मिलते हैं इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री देखने को मिलता है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये 3 DPSP भी यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए हैं, जो कि आगे चल के मैं नोट्स में यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दूंगा। और यहाँ पर हम आगे बात करेंगे 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 की। यहाँ पर जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है वो यहाँ पर बताता है कि जो आर्म्ड रिबेलियन है, 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि जनता गवर्नमेंट द्वारा लेके आए गए, यहाँ पर जो आर्म्ड रिबेलियन है उसको हटा के यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस मेंशन कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और यहाँ पर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे इमरजेंसी को अंडर द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। ये चीज 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से हमारे संविधान में जोड़ दी गई। और यहाँ पर जो हमारी राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर यहाँ पर लीगल राइट कर दिया गया। और जो फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता,
ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये सारी बातें 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, हम बात कर रहे हैं 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। यहाँ पर 10th शेड्यूल को ऐड किया गया, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉस दल बदल कानून को यहाँ पर मेंशन किया गया, और यहाँ पर ये सारे के सारे जो लॉज हैं आपको 10th शेड्यूल में आर्टिकल में, मतलब 10th शेड्यूल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो अब हम बात कर रहे हैं 61st अमेंडमेंट एक्ट की। यहाँ पर 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 से यहाँ पर जो एज है वोटिंग की, उनको 21 से हटाकर 18 एज जो आज हम यूज करते हैं, आज की डेट में हम वोटिंग इसी से करते हैं 18+ एज ग्रुप वाले, वो यहाँ पर निर्धारित कर दी गई लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन में। यहाँ पर 65th अमेंडमेंट एक्ट से आपको देखने को मिलेगा नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, मल्टी मेंबर कमीशन यहाँ पर SC/ST के लिए बना दिया गया, और पहले ये स्पेशल ऑफिसर के फॉर्म में देखने को मिलता था। 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 की बात करेंगे, जिससे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को यहाँ पर स्पेशल स्टेटस दे दिया गया, जैसे कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहलाने लगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो दिल्ली है उसमें आपको देखने को मिलेगा 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई, और 7 मेंबर की यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेगी दिल्ली के केस में। 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से आपको ये देखने को मिलता है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 8वें शेड्यूल में यहाँ पर जोड़ा गया, और यहाँ पर हमारी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज बढ़कर हो गई है अब 18। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट की। यहाँ पर हम बात करेंगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पार्ट 9 में जोड़ा, और यहाँ पर हमने 11वां शेड्यूल यहाँ पर जोड़ा, जिसमें हम बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पूरे की पूरे प्रोविजन आपको पार्ट 9 और 11th शेड्यूल में देखने को मिलेंगे। 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से हमने यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज को जोड़ा है पार्ट 9A में, जो कि आपको 12th शेड्यूल में देखने को मिलती है। 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको यहाँ पर फंडामेंटल राइट बना दिया गया, यहाँ पर फ्री एजुकेशन को कंपलसरी किया गया है। ये जो कि 6 से 14 साल के बच्चे जो होते हैं उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन को मेंशन किया है। फंडामेंटल ड्यूटी भी यहाँ पर एक ऐड करी गई है अंडर आर्टिकल 51A में, ये आपको देखने को मिलेगी। जो भी पेरेंट्स और गार्जियन हैं उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, ये बात यहाँ पर, ये उनकी ड्यूटी होती है, ये बात आपको फंडामेंटल ड्यूटी में देखने को मिलती है, जो भी बच्चे 6 से 14 साल के बीच के हैं। यहाँ पर आगे बात करेंगे हम 88th अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि 2003 में लाया गया। यहाँ पर प्रोविजन ऑफ सर्विस टैक्स मेड अंडर आर्टिकल 368, जो 368A यहाँ पर सर्विस टैक्स लिविड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय यूनियन एंड द स्टेट्स को यहाँ पर मेंशन किया गया। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, अब हम बात कर रहे हैं 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 की। यहाँ पर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया, और आज की डेट में इंडिया में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती है। फिर 95th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009 से यहाँ पर जो रिजर्वेशन की सीट्स हैं SC/STs की, उनको बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया, और 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 में आपको देखने को मिलेगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया अंडर आर्टिकल 19, ये आपको देखने को मिलेगी, और DPSP में ये मेंशन थी आर्टिकल 43B में ये देखने को मिलती है। पार्ट 9B में भी ये देखने को मिलेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हम बात कर रहे हैं अब 100th अमेंडमेंट एक्ट की। यहाँ पर जो 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 में लाया गया, यहाँ पर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होता है 1974 का, ये जो एग्रीमेंट है इंडिया और बांग्लादेश का बीच में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करेंगे हम। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, अब हम नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे
जो कि 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 का आपको देखने को मिलता है, जिससे हम जीएसटी को लेके आए। आगे बढ़ेंगे 102 अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे, जो 2018 में हम लेके आए थे, जिससे हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। यहाँ पर 103 अमेंडमेंट एक्ट से ईडब्ल्यूएस को जो है 10% रिजर्वेशन का मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम अमेंडमेंट के थ्रू लेके आए हैं 103 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो हम बात कर रहे हैं 104 अमेंडमेंट की। 104 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। यहाँ पर जो सीट्स हैं लोकसभा में SC STs के लिए, उनको यहाँ पर आगे बढ़ा दिया गया। यहाँ पर जो है रिजर्वेशन को 2030 तक कर दिया गया, और यहाँ पर जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो सीट्स थी उनको हटा दिया गया। उनकी जो नॉमिनेटेड सीट्स थी उनको यहाँ पर हटा दिया गया। 105वें अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की लिस्ट को प्रिपेयर करने का यहाँ पर पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, 106th अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे, जो 2023 में लेके आया गया। यहाँ पर 1/3 सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए लोकसभा में रिजर्व कर दी गई, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पर 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग सीट्स रिजर्व फॉर SC एंड STs। करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पर संविधान संशोधन के क्या महत्व है, इस चीज की बात करेंगे। तो ये चीज बताता है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी में ये रिजिडिटी बताता है। यहाँ पर रिजर्वेशन बताता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो यहाँ पर बताता है कि हम हमारे जो कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स उनको हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ये यहाँ पर बताता है, पीपल्स का पार्टिसिपेशन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू यहाँ पर अमेंडमेंट्स किया जा रहा है, लॉज बनाए जा रहे हैं। लीगल क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी क्लियरिटी देखने को मिलती है। बैलेंसिंग ऑफ पावर्स इन बिटवीन डिफरेंट हाउसेस, और यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर देखने को मिलता है हमारे संविधान में, हमारे संविधान के संशोधन में। तो ये हमारे संविधान संशोधन के महत्व खत्म हुए। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आलोचनात्मक दृष्टि की, संविधान प्रक्रिया की आलोचनात्मक दृष्टि की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, और यहाँ पर एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी इन सिंपल मेजॉरिटी। इस चीज को यहाँ पर मेंशन किया है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो रूलिंग पार्टीज हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर संशोधन करती हैं, ये चीज देखने को मिलती है। जुडिशियल ओवररीच के फॉर्म में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो भी अमेंडमेंट्स हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल की जो प्रोसेस है उसको अगर हैम्पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जुडिशियल ओवररीच लगाकर सुप्रीम कोर्ट उसको उस अमेंडमेंट को यहाँ पर नलीफाई कर देगा। ये चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। ओवरऑल यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।